हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में बात करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। आई होप इसके पहले के टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, और ये बड़ा इंटरेस्टेड और मज़ेदार होने वाला है। अच्छा, हम सभी को पता है ग्रेविटेशन, हमने कभी ना कभी तो ग्रेविटेशन वर्ड या ग्रेविटी वर्ड सुना होगा, और उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया भी गया होगा। अगर जो किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं लाइक दिस, ओके, हम अगर जो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो क्या होता है, देखिए ऐसे ऊपर को फेंका, ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। मैं अगर जो इसको फ्रीली छोड़ दूं क्या होता है, नीचे गिर रहा है। अब आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इसको बार बार नीचे खींच लेती है, ये सोचने वाली बात है। नहीं, हम तो ऊपर फेंकते हैं तो इसे तो ऊपर जाना चाहिए, फिर ये नीचे बार बार क्यों आता है, ऊपर ही क्यों नहीं निकल जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, दैट वाज सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन थे। इन्होंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की, डाटा इकट्ठा किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और स्टडी करनी स्टार्ट की, और फाइनली इनको एक रिजल्ट मिला। और वो रिजल्ट ये था कि कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। जिसके पास मास होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को इन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशन नाम दिया। समझ में आई बात। अगर जो हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ऊपर छोड़ देते हैं तो वो नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास भी मास है। मास आपको सभी को पता होगा, ओके। जो कंटेंट्स होते हैं मैटर के, उनको उनका सबका जो कॉम्बिनेशन इकट्ठा हो उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो अगर जो हम ऑब्जेक्ट को ऊपर यहाँ पर फ्रीली छोड़ देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है इसके साथ में, सोचिए, ये इसके पास भी मास है और नीचे बहुत बड़ी अर्थ है जिसके पास लॉट ऑफ मास है, बहुत ज़्यादा मास है उसका, तो उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो उसी फोर्स की वजह से क्या करती है, ये ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन, ओके। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, जो मैंने बताया उसी को डेफिनेशन में लिख देना है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर जो उनके पास में मास है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर जो कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके पास कुछ ना कुछ मास है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। और ये किसने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने, ओके। अच्छा, अब हुआ ये कि जो सर आइजैक न्यूटन थे वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि एक साइंटिस्ट थे केपलर्स, उन्हीं के डाटा की वो स्टडी कर रहे थे। केपलर्स जो उन्होंने डाटा किया, जो उन्होंने रिजल्ट दिया था उसकी स्टडी कर रहे थे, तो वहीं से इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट दिया। तो केपलर्स जो स्टडी कर रहे थे वो प्लानेटरी मोशन के बारे में, कि कोई भी प्लानेट या कोई भी सैटेलाइट, जैसे यहाँ पर सन है तो सन के चारों ओर प्लानेट रिवॉल्व करता है, या प्लानेट के चारों ओर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि प्लानेट आखिर कैसे रिवॉल्व करता है, उसके रेवोल्यूशन कैसे होते हैं, और अथवा तो सैटेलाइट कैसे अराउंड दी प्लानेट रिवॉल्यूशन करती है। तो उन्होंने क्या बताया था कि इनके पीछे रेवोल्यूशन करने के पीछे रीज़न क्या है, कि ये जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझिए। ये डस्टर ऐसे जाना चाहता है, ऐसे श्यों करके ऐसे जाना चाहता है। अगर जो मैं इसमें धागा बांध दूँ, धागा बांध कर एक जगह पकड़ लूँ ऐसे, और फिर इसको ऐसे मैं आगे जाने दूँ, तो क्या होगा, क्या ये सीधे जा पाएगा? अब मैंने तो धागे से बांध दिया, एक जगह पकड़ रखा है, तो ये क्या होगा, गोल गोल ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ठीक है ना। ये ऐसे है और इसको मैं सीधे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन धागा इसको रोके रखेगा, और तो ये कैसे घूमने लगेगा, गोल गोल।
अरे यार आप लोगों ने वो घुमाया है ना, जैसे पत्थर कोई है उसको आप रस्सी से बांध करके और ऐसे ऐसे घुमाया, नहीं घुमाया, बस वही समझ लीजिए। अगर जो आप पत्थर को रस्सी में बांध करके घुमा रहे हैं तो पत्थर कहीं दूर क्यों नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे होते हैं तो पत्थर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है अंदर की ओर, वही उसको आगे नहीं जाने दे रही, इस वजह से वो गोल गोल घूमता रहता है। अगर जो स्ट्रिंग टूट जाए बीच में तब क्या होगा बताइए, शों करके पत्थर सीधे निकल जाएगा। संभाल के एक्सपेरिमेंट करना वरना किसी का सर फूट जाएगा। ओके, खैर तो आगे बात करते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर हो गया ना। तो ये न्यूटन साहब ने ये बताया था कि ये जो फोर्स, दो प्लैनेट्स हैं जैसे सन है, तो सन के चारों ओर, सोलर सिस्टम जानते हो ना, सोलर सिस्टम पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, एसएसटी में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। तो उसमें देखा होगा बहुत सारे प्लैनेट हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सोलर सिस्टम नहीं देखा हो तो देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या करते रहते हैं, सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करते रहते हैं। और ये रेवोल्यूशन का रीज़न क्या है कि सन के चारों ओर ही ये क्यों रेवोल्यूशन करते रहते हैं, तो इसके पीछे एग्जाम्पल क्या है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सन है, यहाँ पर हम मान लेते हैं अर्थ है, तो ये अर्थ दूर क्यों नहीं जा रही, क्यों इसके चारों ओर घूम रही है, क्योंकि सन इसको अपनी ओर खींच रहा है। कैसे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, क्योंकि इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, और जब दो ऑब्जेक्ट के पास में मास होगा तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा नेचुरल होता है, नेचर में हमें देखने को मिलता है। एंड यू नो दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। हम जो कुछ हो रहा है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा कि जो प्लैनेट घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उन पर सूरज का, दोनों के पास मास है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अगर जो इसका मास कम होता तो सूरज घूम रहा होता, इसका मास ज़्यादा है इसलिए दूसरे प्लैनेट इसकी ओर रेवोल्यूशन कर रहे हैं। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, सो पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हुआ ये कि जब न्यूटन साहब ने ये सब एक्सपेरिमेंट कर लिए ये सारी चीज़ों को, तो उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला दिया, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप किसी भी थ्योरी को बनाने के बाद में फार्मूला नहीं देते हैं तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसको सिलेबस में नहीं दे सकते, हम उससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। तो फार्मूला इज सो मस्ट। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ न्यूटन दैट अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, भाई फोर्स किनके बीच में लगेगा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स नहीं लग सकता है, ये ध्यान रखिए। फिर से मैं बता दूं, कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट के अकेला ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगा सकता, या फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं किस पर फोर्स लगाऊंगा, दो चीजें चाहिए ना, एक वो जो फोर्स लगाए और दूसरा वो जिस पर फोर्स लगे। तो दो ऑब्जेक्ट कंपलसरी हैं फोर्स के एग्जिस्टेंस के लिए। ओके, तो अदरवाइज एक ऑब्जेक्ट अगर जो है तो फोर्स के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। खैर देखिए, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द मासेस ऑफ दोज ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट का मल्टीपल, या आप उसे कह सकते हैं मल्टीप्लाई, देन यहाँ पर देखिए, देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। अगर जो, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए जल्दी से। ओके, वीडियो को पास करके मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। ओके, अब देखिए, यहाँ पर कर दूँ, इस जगह पर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिन करिए, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है
वो क्या है, स्मॉल r है, इसका मास है m2, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r है। अब दोनों के पास मास है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसे अट्रैक्ट करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसलिए एरो के डायरेक्शन दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। समझ में आई बात? तो इन्होंने क्या कहा कि जो इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डायरेक्टली, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपका नोट हो गया होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो दो मास हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मास m1 और m2 है तो F इज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनल आपको 6, 7, 8 में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि दोनों कोई ना कोई रिलेशन में है, कुछ ना कुछ इनमें कांटेक्ट है। अब वो एग्जैक्टली कंटेंट कौन डिस्क्राइब करता है, वो कांस्टेंट बताता है, उसके लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। खैर इसको आप जैसे आगे पढ़ेंगे, अभी आप 9th क्लास में हैं, जैसे आप आगे आगे जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। खैर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 इंटू m2, m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इन्होंने क्या कहा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कोई स्पेशल साइन नहीं होता, यही साइन होता है। फिर आप कहोगे सर फिर इनवर्सली कैसे जानेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, जिस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको 1 के अपॉन में लिख देते हैं, यानी कि किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, r, इसका स्क्वायर कर दिया तो m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए ध्यान से, अगर जो दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल का रूल, जो प्रोपोर्शनल वाला यहाँ भी, ये भी f इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल, तो ये कंबाइन हो जाएगा, यानी कि f जो है दोनों के प्रोपोर्शनल हुआ। f इज प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है ना, तो देन सो f इज प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, इतनी बात तो हो गई। अब उसके बाद में एक प्रॉब्लम है कि हमने प्रोपोर्शनल तो बता दिया, न्यूटन साहब ने सोचा कि भैया हमने प्रोपोर्शनल तो बता दिया, अब हम ये कैसे बताएं कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो इसके बाद में और एक्सपेरिमेंट हुए, काफ़ी ट्रायल एरर करने के बाद में कि यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया गया और उस कांस्टेंट को कहा गया कैपिटल G, यानी कि प्रोपोर्शनल साइन हटने का चांस था, और ये प्रोपोर्शनल साइन हट करके इक्वल लगा और दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और फाइनली ये फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ। दिस इज फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ है। इस कैपिटल G को क्या कहा गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वेयर कैपिटल G is universal gravitational constant। ओके, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया। इसकी वैल्यू क्या है, एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एंड यूनिट, यहाँ से यूनिट आप बनाइए तो मिलेगा, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट बन करके तैयार हो गई।
ओके, तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, जी की वैल्यू क्या दी गई 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 है, ठीक है ना, -11, ये ध्यान रखिएगा। और ये वैल्यू आपको लर्न करनी है बहुत अच्छे से। एंड यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ से हमको फाइनली, अब हम यहाँ पर अगर जो हमें कोई दो ऑब्जेक्ट्स के मास पता है, मैं फिर कह रहा हूँ ये थ्योरी में अगर जो, जैसे मैंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो लेट यहाँ पे नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, लेट मास ऑफ मासेस, ठीक है ना, मासेस कर दीजिए, टू ऑब्जेक्ट्स आर m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस, ये बिटवीन लिखा है शॉर्ट में, बिटवीन देम इज स्मॉल r, देन आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ओके, लेट मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, देन f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और कंबाइन करके ये रिजल्ट। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सर आप जो बता रहे हो इतनी देर से, ये सर सब मुझे बकवास लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एक डस्टर ऐसे लेते हैं और ये चौक लेते हैं, इनमें तो कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं, हम ऐसे करते हैं चौक गिर जाती है। आप कह रहे हैं जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्यों नहीं अट्रैक्ट करते? क्वेश्चन बनना पॉसिबल है कि सर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बेटा एक सिंपल सी बात समझ लो, अगर जो मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये पहले नोट करो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, वीडियो को पास करके नोट करिए जल्दी से। ओके, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसको मैं अगर जो रफ कर दूँ तो देखिए ध्यान से। अच्छा अब सोचो यहाँ पर आप, मान लिया आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, m1 इज इक्वल टू कितना है 1 kg, एक एक किलो के ही दो रख देते हैं, m2 इज इक्वल टू 1 kg आल्सो। इनके बीच डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना रखेंगे, कितना रख दूं, कितना रख दूं, 2 मीटर कर दूं, चलिए 2 मीटर डिस्टेंस कर दिया, जो बताओ 2 मीटर। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दिख रहा है यार, मैं रफली कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, r स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू G कितनी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m1 भी 1 ये भी 1, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, अपॉन r स्क्वायर डिस्टेंस है, यानी कि ये r 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25। अब देखो बेटा यहाँ पर इसकी अगर जो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 6.7 का 1/4 आप कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय आप सीधे डिवाइड ही कर लो, 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 × 4 2 6 पॉइंट लगाया, 4 6 24 अगेन 2 6 और 4 6 24 3 बचा 4 वगैरह वगैरह, जो भी इसमें अपना आगे जोड़ लेना। खाली मैंने इसको राउंड फिगर में लिख लिया, F इज इक्वल टू लगभग 1.66 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन आया। फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यार यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये तो खैर छोड़ो, 10 की पावर तो कितनी नेगेटिव है, यानी कि ये 1 न्यूटन से लाखों गुना कम है। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, अगर जो आप 100 ग्राम का बाट अपने हाथ पे रखते हैं, F इज इक्वल टू mg भी तो होता है, ma भी होता है, mg भी, mg 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg, और g की वैल्यू अगर जो मैं 10 डालूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बचेगा, तो लगभग 100 ग्राम का बाट आप अपने हाथ पर रखिए, वो फोर्स जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं 1 न्यूटन कहते हैं। अब ये 1 न्यूटन का भी लाखों क्या करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, समझ में आ रही बात।
इतना हल्का है, इतना कम फोर्स लग रहा है, इसलिए इनके बीच का जो फोर्स है ये हमको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो सर ये नीचे क्यों करती है? क्योंकि भाई दोनों पर अर्थ फोर्स लगा रही है यार, इस पर भी अर्थ लगा रहा है फोर्स, इस पर भी अर्थ फोर्स लगा रही है, समझ में ही बात। तो इस वजह से इनके बीच का फोर्स इतना कम है कि पता ही नहीं चलता, और अर्थ का फोर्स ज़्यादा है क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है, इस वजह से ये सब अर्थ की ओर जाते हैं, नीचे गिरते हैं। समझ में आई बात ना? तो ये रीज़न है कि हमको फोर्स पता नहीं चलता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स आपको समझ में आ गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फोर्स, जिस फोर्स के द्वारा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, ग्रेविटी के कोई हमको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं बहुत सारे अपने सराउंडिंग। जैसे आप ऑब्जेक्ट को अगर जो छोड़ देते हैं तो नीचे आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है। कोई भी प्लैनेट या कोई भी सैटेलाइट मूव कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। आप अगर तो सही से चल पा रहे हैं तो ग्रेविटी की वजह से चल पा रहे हैं, यस, वरना उड़ रहे होते आसमान में, ठीक है ना। खैर, तो जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सब किसकी वजह से होती हैं? ग्रेविटी की वजह से होती हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको समझ में आया हो अच्छे से, ठीक से, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।